हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने पीएल सीक्वल के एक और टॉपिक को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कर्सर की, और बिल्कुल उसी तरीके से बात करेंगे जैसे हर एक वीडियो में हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल सिंप्लीफाई और रियलिस्टिक तरीके से हम समझते हैं। तो दोस्तों, कर्सर की बात करने से पहले थोड़ा सा बोर्ड पे गौर करते हैं। बोर्ड पे मैंने आपके लिए मकड़ी का एक जाला बनाया हुआ है, तो उसको समझ लीजिए। फिर कर्सर की बात करेंगे तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे एक्चुअली कर्सर करता क्या है। दोस्तों, जैसा कि यहां पे आप देखेंगे, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ मैंने डिक्लेयर, और बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ एंड। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं अपने प्रोसेस के लिए इस तरीके से डिक्लेरेशन और एंड करके अपने कीवर्ड से पूरे प्रोसेस को पैक कर देता हूं, पूरा एक प्रोसेस बना देता हूं। तो जब कभी भी मेरा वो प्रोसेस सर्वर पे रन होता है तो वो अपने लिए एक एरिया रिजर्व करता है, जिस एरिया के अंदर वो सारे के सारे अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करता है, सारे के सारे कर्सर्स के लिए क्या करना है वो एक मेमोरी जो है वो एलोकेट करता है। तो उस एरिया को बोलते हैं दोस्तों पीजीए, मतलब प्रोसेस ग्लोबल एरिया। जो पीजीए है, किसी भी प्रोसेस के अंदर जो भी एक्टिविटी होनी है उसके लिए जो एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों पीजीए। अब इस पीजीए के अंदर ही मेरा सारा काम होगा। मेरा कोई कर्सर होगा, उसकी कर्सर की इंफॉर्मेशन, कर्सर क्या करने वाला है वो एक मेमोरी रीजन यहां पे डिफाइन हो जाएगा। मेरा कोई दूसरा कर्सर होगा, उसके लिए हो जाएगा। मेरा कोई वेरिएबल होगा, उसकी, जैसे मैं बोलता हूं कि वेरिएबल की एक लेंथ होती है, उस विड्थ में अगर हम ज्यादा की कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो एरर आउट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से वेरिएबल के लिए भी यहां पे एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो यहां पे हमने पीजीए समझ लिया। अब बात करते हैं अपने कर्सर की। दोस्तों, कर्सर क्या होता है? दोस्तों, कर्सर, मैंने अपनी लाइफ में कर्सर को समझा तब जब मुझे एक टास्क दिया गया जहां पे मुझे बोला गया कि लाइन बाय लाइन आपको कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लाइन बाय लाइन आपको अपने इस प्रोसेस के अंदर हर चीज को चेक करा करके उसके अगेंस्ट कोई काम करना है। अब मेरे को तो सेलेक्ट ही आती है, मेरे को तो आता नहीं कर्सर। अब कर्सर क्या करता है ये भी नहीं पता। तो दोस्तों, जब भी हम कोई सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वेयर क्लॉज पुट करते हैं। पुट करने के बाद अब उस पर अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो कैसे करें भाई? एक्शन क्या हो सकता है? एसक्यूएल क्वेरी पे एक्शन क्या हो सकता है? हम कुछ अपडेट कर सकते हैं, या अपनी उस एसक्यूएल के बेस पे कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो डेटा को हम ना तो एसक्यूएल के बेसिस पे कहीं चेक कर सकते हैं, भाई वेयर कंडीशन इज नॉट ए चेकिंग, आप चेक नहीं कर सकते। वहां एक बार में जितना डेटा आ गया वो डेटा आपके लिए आ गया। अब कोई आपको बोल दे कि इस एसक्यूएल से जो 1000 रोज आपने निकाली है, हर रो के हिसाब से आपको 3 टेबल में डेटा डालना है। अगर ये कंडीशन फुल होती है तो इस टेबल में डालना है, ये कंडीशन फुल होती है तो इस टेबल में डालना है, ये कंडीशन फुल होती है तो इस टेबल में डालना है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर ये बोल दे कि इस एसक्यूएल में 1000 रो सेलेक्ट हुई है लेकिन आपको 5 रो ही अपडेट करनी है जिसके अंदर कुछ इस तरीके की कंडीशन है, तो आप उन 5 रोज को कैसे चेक करोगे? कंडीशनली। तो रो बाय रो, बेसिकली क्या है, रोज आ गई मेरे पास। अब कुछ ऐसा हो मेरे पास जिससे मैं रो बाय रो एक एक रो को चेक करता जाऊं या वैलिडेट करता जाऊं, या हर एक रो पे जो एक्शन परफॉर्म करना है वो करता जाऊं। तो रो बाय रो जो एक्टिविटी मुझे प्रोवाइड करता है दोस्तों, मैं समझता हूं उसको कर्सर। कर्सर की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बिल्कुल मिल जाएंगी, बुक्स में मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, बहुत सारे ये होता है वो होता है, दुनियादारी बहुत मिल जाएगी। बट मेरे को जो समझ में आता है कर्सर वो यही है कि लाइन बाय लाइन अगर मुझे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने उस सेलेक्ट स्टेटमेंट में आए हुए डेटा के ऊपर, तो वहां पे मेरी पिक्चर आ जाती है कर्सर की। अब चलते हैं बोर्ड पे कि मैंने आपको वो पीजी क्यों समझाया था। दोस्तों, जब कभी भी मैं कोई कर्सर डिफाइन करता हूं तो कर्सर इस तरीके से मैं देता हूं कि एक कर्सर है, उसका नाम और उसके नीचे वो सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट, बेसिकली कर्सर क्या करता है? कर्सर क्या करता है कि जो मेरे इस प्रोसेस का पीजीए डिफाइन हुआ है, ये एक ग्लोबल मेमोरी एरिया जो डिसाइड हुआ है, इस एरिया में इस सेलेक्ट के हिसाब से एक मेमोरी रीजन एलोकेट कर लेता है, और ये कर्सर केवल और केवल उसका पॉइंट, मतलब उस लोकेशन को रिमेंबर रखता है कि इस जो लोकेशन के अंदर मेरी सेलेक्ट से आई हुई इंफॉर्मेशन है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होती है?
इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट डेटा है। कोई आप डीएमएल ऑपरेशन ले रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इंफॉर्मेशन होती है कितने नंबर ऑफ रोज रिटर्न की मेरे सेलेक्ट ने, कितने नंबर ऑफ रोज प्रोसेस्ड हो गई मेरी सेलेक्ट से। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन रखता है मेरा ये मेमोरी रीजन, जो जिसको पॉइंट आउट करता है मेरा कर्सर। ये थोड़ा टेक्निकल है बट कर्सर मैंने आपको इजीली अंडरस्टैंड करा दिया कि कर्सर एक्चुअली होता क्या है। अब बात करते हैं कर्सर के टाइप क्या होते हैं। दोस्तों जैसे हमने अपनी प्रीवियस कई वीडियोस के अंदर जैसे एक्सेप्शन की बात की थी कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और प्री डिफाइंड ओरेकल के एक्सेप्शन, बिल्कुल उसी तरीके से प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को हमने क्या बोला था, इम्प्लिसिट एक्सेप्शन, और जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थे उनको बोला हमने एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी कर्सर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट कर्सर को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम अपने इम्प्लिसिट कर्सर की बात करते हैं। जब कभी भी इम्प्लिसिट कर्सर की बात करता हूं दोस्तों, इम्प्लिसिट कर्सर मेरा कब पिक्चर में आएगा, वो सारी एक्टिविटीज, बिल्कुल लेमन टर्म में मैं आपको बता देता हूं, वो सारी एक्टिविटीज जो सीधे सीधे ओरेकल के हाथ में रहती हैं, यूजर का कोई कंट्रोल नहीं रहता, उन एक्टिविटीज पे सीधे सीधे मेरा कर्सर इम्प्लिसिट वाला काम करने लगता है। एग्जाम्पल, मैंने एक सेलेक्ट क्वेरी चलाई, सेलेक्ट लिखना मेरे हाथ में है, बस सेलेक्ट जो डेटा ले आया वो ओरेकल के हाथ में है। तो सेलेक्ट ने जो रो बाय रो डेटा लेके आया वहां पर मेरा इम्प्लिसिट कर्सर चला। मैंने एक अपडेट लिखा, अपडेट में 1000 रो अपडेट होनी थी, अपडेट लिखना मेरा काम है, बट एक एक करके उस रो पे उस पर्टिकुलर कॉलम को जाके अपडेट करना उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट, वो मेरा इम्प्लिसिट कर्सर का काम है। मैंने डिलीट किया, मैंने इंसर्ट किया, जितने भी मेरे ये डीएमएल कमांड्स हैं, इन सारी डीएमएल कमांड्स पे मेरा ऑटोमेटिकली यूजर के कंट्रोल के बिना मेरा इम्प्लिसिट कर्सर ऑन हो जाता है ओरेकल इंजन का, और वो सारी एक्टिविटीज को रो बाय रो परफॉर्म करता है और उस एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। तो दोस्तों इम्प्लिसिट कर्सर मैंने समझ लिया, कर्सर मैंने समझ लिया। जब तक इसका एक एग्जांपल नहीं कर लेंगे तब तक ये लॉजिक हमारा क्लियर नहीं होगा। तो एक बार लैब में चलते हैं, लैब में चल के इम्प्लिसिट कर्सर का एक एक एग्जाम्पल करते हैं, सो दैट एक कंसेप्ट मेरे को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। कर्सर्स को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, कितने टाइप के मेरे कर्सर्स होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। इम्प्लिसिट कर्सर क्या होते हैं ये भी हमें पता है कि जब कभी भी कोई भी डीएमएल ऑपरेशन हम अपनी एसक्यूएल पे चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली ओरेकल या पीएल सीक्वल इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली एक कर्सर ओपन करता है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और फिर क्लोज करता है। लेकिन ये स्टेज इतनी फास्ट होती है कि ओपन क्लोज इन स्टेज के बीच में, क्योंकि हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है, तो हम इन स्टेज के बीच में कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी भी कोई भी कर्सर जिस पे फुल्ली कंट्रोल ओरेकल का हो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट कर्सर की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, बट जो यूज़र डिफाइंड होते हैं जिन पे यूज़र का कंट्रोल होता है उनको एक्सप्लिसिट कर्सर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। जैसा मैंने बोला डीएमएल ऑपरेशन, तो डीएमएल ऑपरेशंस मेरे 3 होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। हालांकि सेलेक्ट को भी हम डीएमएल के अंदर ही काउंट करते हैं। सो किस तरीके से इनके ऊपर मेरा इम्प्लिसिट कर्सर चलता है दोस्तों वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक सेलेक्ट चलाया। सेलेक्ट के डेटा को जो है ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक यहाँ पर अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया है। अब अगर मैं केवल और केवल किसी कंडीशन के बेस पे अगर मैं यही कंडीशन लगा दूं कि आपको डिपार्टमेंट नंबर 10 का डेटा ही सेलेक्ट करके लेके आना है, तो क्या करेगा, मेरा एक सेलेक्ट चलेगा जो इस पूरी की पूरी टेबल से जो ये पूरा डेटा है इसके अंदर स्कैन करेगा और इस डेटा को फैच करके लाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी इंटरनली एक इम्प्लिसिट कर्सर चल रहा है। बात करते हैं इंसर्ट की। अब इंसर्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी टोटल नंबर ऑफ 9 रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पर हैं। अगर मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ तो ये मेरा जो आईडी है, जो टोड मेरा एक आईडी है, ये मुझे ज़रूर बता देगा कि आपकी एक रो इंसर्ट हुई है। देखिए दोस्तों, मैं ये यहाँ पे चलाता हूँ, जैसे ही चलाता हूँ मेरा कहीं पे भी कोई ना तो आउटपुट में मुझे ये पता लगा कि मेरी 1 रो इंसर्ट हुई है, और ना कहीं किसी डिस्प्ले मोड में मुझे कहीं पता नहीं चला कि मेरी ये सच में जो इंसर्ट मैंने किया है ये हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने नंबर ऑफ रोज इंसर्ट हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन ये आईडी की एक फैसिलिटी है, टोड की एक फैसिलिटी कि वो मुझे यहाँ पर मुझे बता देता है कि 1 रो इंसर्टेड है। बट अगर मैं कोई पीएल सीक्वल पैकेज लिख दूँ या कुछ लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सेम चीज़ को मैं अब यहाँ पर एक अपने अनोनमस ब्लॉक के थ्रू इसको
अचीव करूँगा। मैं यहाँ पे अनोनमस ब्लॉक के थ्रू इसको चलाता हूँ, जो मैंने सेलेक्ट किया है। सिंपली मैंने ये चलाया, इसने बताया PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब यहाँ कंप्लीट हो गया। क्या इस अनोनमस ब्लॉक की स्क्रिप्ट ने सच में कोई नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट किए, ये मुझे कहीं भी नहीं पता लगता है। इसके लिए दोस्तों, इसको जानने के लिए, क्योंकि ये इम्प्लिसिट कर्सर की कहानी है, इसको जानने के लिए भी ओरेकल ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है। कुछ एक एट्रीब्यूट्स ऐसे दिए हमें ओरेकल ने, जिसके थ्रू हम इम्प्लिसिट कर्सर में चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरी क्या वो स्क्रिप्ट रन हुई कि नहीं हुई, उसने रन होने के बाद कितनी नंबर ऑफ रोज को इम्पैक्ट किया कि नहीं किया। तो इस तरीके की कई सारी इन्फॉर्मेशन हम कर्सर एट्रीब्यूट को यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब मैं इसी एग्जांपल को इसी एनोनिमस ब्लॉक के जो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ तो देखिए किस तरह की क्लैरिटी मुझे आती है। सिंपल देखिए, ये एक एनोनिमस ब्लॉक है। इस एनोनिमस सिंपल वो सेम टू सेम है। इस एनोनिमस ब्लॉक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोस्तों होता है मेरा क्या, ये होता है मेरा एट्रीब्यूट परसेंटेज फाउंड। दोस्तों ये एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल बेसिकली इस सिंटैक्स को, एट्रीब्यूट के सिंटैक्स को लिखने का जो तरीका है हम अगली लैब में जरूर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जितने भी मेरे डीएमएल ऑपरेशन किसी इम्प्लिसिट कर्सर के अंदर चलते हैं, तो उसके लिए जो कर्सर का नाम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो ओरेकल होता है, हर कर्सर का नाम एसक्यूएल रखता है। इंटरनली हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम इस नाम को चेंज भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं अपने कर्सर का नाम परसेंटेज करके अपने कोई भी एट्रीब्यूट, जितने भी एट्रीब्यूट्स मेरे इम्प्लिसिट कर्सर को सपोर्ट करने के होते हैं, उनमें से किसी को भी यहाँ यूज़ करता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं इम्प्लिसिट कर्सर के बारे में वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पे फाउंड वाला जो एक एट्रीब्यूट है वो यूज़ करके दिखाया है। अब यहाँ पर मुझे एक्चुअली ये पता लगेगी कि अगर ये स्क्रिप्ट मेरी सक्सेसफुली चलेगी तो ये मुझे डन दिखाएगा, सक्सेसफुली नहीं चलेगी या इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा तो ये मुझे नॉट डन दिखाएगा। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, मैसेज अभी भी देखिए नीचे वही आएगा, PL SQL सक्सेसफुली कंप्लीटेड, बट अब की बार DBMS आउटपुट विंडो के अंदर मुझे डन लिखकर आ गया कि एक्चुअली ये आपकी जो स्क्रिप्ट है ये सक्सेसफुली चली। अगर मैं इसको कमिट करके और अब अपनी टेबल का सेलेक्ट चलाता हूँ तो हम इजीली देख पाएंगे कि जो 9 रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे थे, टोटली 9 दिख रहे थे, अब मेरा एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया होगा। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो एक रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली दोस्तों ऐड हो गया। किस नाम से, 1009 के नाम से। जो लास्ट रिकॉर्ड है वो मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। आप देख भी सकते हैं, डेट टाइम भी आ गया, डेवलपर भी आ गया, जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली वो यहाँ पर इजीली आ गई। तो कोई भी DML हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, किसी को भी रन करते हम कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली पता कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर एट्रीब्यूट। क्यों हम इम्प्लिसिट कर्सर को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है। SQL के नाम से इंटरनली ओरेकल ही मेरा एक कर्सर बनाता है। ये जाता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट में, तो ये सिंपली इस कंडीशन के बेस पे जाता है, अपने उस पर्टिकुलर डेटा से फिल्टर आउट करके, जैसे मैं वहाँ पे दे रहा हूँ कि वेयर कंडीशन में मेरा 10 के रिकॉर्ड हो, 10 के रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है और फिर उन पे एक एक करके ये वैल्यू इस तरीके से अपडेट कर देता है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए दोस्तों किस तरीके से मेरे चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। एक बार चलाता हूँ मैं इसको, ये सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे चलाया और यहाँ पर मेरा ईजिली डन लिख के नीचे आ जाएगा। डन लिखने के बाद में, और अब मैं इसको यहाँ पे अगर दोबारा से सेलेक्ट चला के देखूँगा तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके आगे कमीशन मेरा फिलअप हो गया होगा। ये देखिए दोस्तों, तो ये जो कर्सर, इम्प्लिसिट कर्सर है दोस्तों, वो इस तरीके से काम करते हैं। इनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इनके एट्रीब्यूट वाली वीडियोस आप जरूर देखिएगा, सो दैट आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सो दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जांपल इम्प्लिसिट कर्सर का। सो होपफुली दोस्तों इम्प्लिसिट कर्सर्स को आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, किस तरीके से काम करते हैं। कुछ एक एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको इम्प्लिसिट कर्सर के अपने लैब में दिखाए, उनको इन डिटेल हम अपने एक्सप्लिसिट कर्सर के साथ जरूर देखेंगे। सो दोस्तों, अगर ये छोटा सा वीडियो लेमैन टर्म के एग्जाम्पल वाला आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, या आपकी नॉलेज इसने थोड़ी बहुत इन्हेंस कर दी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में कर्सर्स में फंस जाते हैं, कर्सर को समझ नहीं पाते हैं, कर्सर पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उनको शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। और दोस्तों, इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट
अपने सजेशंस और अपने इस भाई की गलतियां बिल्कुल बताते रहिएगा कमेंट करके। और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुहिम को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों जो भी कोड हमने अपनी लैब में देखा है उस कोड के लिए कभी वरीड नहीं होना है। इवन इस वाली वीडियो के नहीं, किसी भी वीडियो के, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मेरा एक व्लॉग है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आपको एक एक वीडियो का मेरा डिटेल्ड लैब कोड मिल जाएगा। आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके भाई का एक व्लॉग यूट्यूब चैनल भी है, उस पर टाइम मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।